यार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी डीएलएड से संबंधित प्रथम सेमेस्टर का प्रथम पेपर अर्थात बाल विकास, जिसमें आपके मैं बता दूँ सन 2022 से लेकर सन 2024 तक के सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं। यानी कि मैं कहूँ कि आपका पेपर 50 नंबर का होता है, जिसमें से लगभग आपके 15 एमसीक्यू अर्थात ऑब्जेक्टिव, जिसे हम हिंदी में बहुविकल्पीय अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, जो कि आपके 15 नंबर के देखने को मिलते हैं। यानी कि मैं आपको आज इस वीडियो के समक्ष लगभग 15 नंबर कंफर्म कराने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कल आपकी परीक्षा है और पहला ही पेपर आपका बाल विकास का है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी आपको यह वीडियो लेकर आया हूं ताकि आपके 15 नंबर बढ़ जाए। ठीक है, जिसमें आपको 25 नंबर प्राप्त करने हैं पास होने के लिए 50 में से। तो इस वीडियो में मैं आपको यदि कोई डीएलएड की तैयारी कर रहा है, कल उसका पेपर है, उसे आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि उसका भी भला हो जाए। और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपका प्रॉफिट हो जाए। देखिएगा, इस तरह का आपको प्रश्न पत्र आता है। प्रथम सेमेस्टर सन 2024 प्रथम प्रश्न पत्र। ठीक है, बाल विकास या प्रथम सेमेस्टर था। पूर्णांक 50 अंक, समय 2 घंटे। यानी कि 2 घंटे में हमें लगभग 40 क्वेश्चंस करने होते हैं। कितने? 40। और 40 क्वेश्चन कितने के होते हैं? आपके 50 नंबर के होते हैं, जिसमें आपके लघु उत्तरीय 2-2 नंबर के होते हैं, शेष आपके 1-1 नंबर के होते हैं। इस तरह का आपका प्रश्न पत्र आता है। इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है नीचे आपके निर्देश में, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। ठीक है, और साथ ही मैं बता दूं, देखो यहाँ लिखा हुआ है इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में, यानी कि जो अति लघुत्तरीय आएंगे उसको हमें लगभग 30 शब्दों में पूर्ण करना है। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखने हैं। इस प्रकार का हमारा विवरण है, इसलिए हमें घबराना नहीं है। काफ़ी बच्चे घबरा रहे हैं, मेरे पास मैसेज भी और फ़ोन भी, और साथ ही साथ मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, व्हाट्सअप मैसेज, जिसमें कहा जा रहा है कि सर हम काफ़ी घबरा रहे हैं या डर लग रहा है। काफ़ी कॉल भी आई है मेरे पास आज, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप घबराए नहीं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप हमारी इस वीडियो के समक्ष बने रहिएगा, आपके 15 नंबर तो यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। शेष आपके प्रीवियस ईयर की जो वीडियो मैंने इसमें जो पहले कराई है उसका इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप उसे देख सकते हो। और मैं तो कहूँगा कि आज ही पढ़ लो आप। कल पेपर से 3 से 4 घंटे पहले कुछ भी पढ़कर मत जाना, माइंड फ्रेश करके जाना। तो मैं 100% कह रहा हूँ, अब तो केवल आपको एक तरह का रिवीजन मारना है, इसलिए आप देखते जाइए। ठीक है, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या कहता है। यहाँ सन 2022 से लेकर सन 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका टीएटी व्यक्तिगत परीक्षण का निर्माण किसने किया? पहला है हरमन रोशक, सेकंड मार्गन एवं मरे, फिर थर्स्टन, फिर सी कोड एवं वेकमैन। यानी कि मैं बता दूं कि टीएटी जो कि आपका देखो यहाँ से 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक तो टीएटी देखो किससे संबंध करता है? आपका व्यक्तित्व से। किससे संबंध करता है? व्यक्तित्व परीक्षण से। और व्यक्तित्व क्या है आपका? पर्सनैलिटी। क्या है? पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी शब्द किससे बना है आपका? परसोना शब्द से बना है। किससे? परसोना शब्द से बना। यह काफ़ी बार पूछा गया है कि पर्सनैलिटी शब्द किससे बना है? परसोना से। और पर्सनैलिटी का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है आपका? नकाब या मुखौटा। नकाब व मुखौटा भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, ये भी पूछा गया है कि पर्सनैलिटी का शाब्दिक अर्थ आपका नकाब व मुखौटा है। और साथ ही मैं बता दूं कि टीएटी जो आपका किससे संबंध करता है? व्यक्ति परीक्षण से। और इसका आपके प्रतिपादक जो है निर्माणक हैं वो है मार्गन एवं मुरे, या मरे भी कह सकते हैं। टीएटी प्रसंगांगित कहते हैं इसे। तो टीएटी का जो परीक्षा का जो निर्माण किया है वो मार्गन एवं मरे महोदय ने किया है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो मैं बता दूं इसमें आपका नहीं पूछा है क्या? नहीं। तो यानी कि 3 तो आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं, लेकिन शेष एक आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिए रखा है आपका मध्यमान। जी हाँ, ये तो आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक होता है। सेकंड मध्यमान, जी भी है, ये भी है। थर्ड ऑप्शन कहता है बहुलक। जी हाँ, ये है भी है, लेकिन आपका प्रसार जो है वो कि आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। शेष आपके ऊपर 3 जो दिए गए हैं मध्यमान, मध्यांक, बहुलक, ये आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं, लेकिन प्रसार आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक
नहीं आता, नहीं गिना जाता। ठीक है, ये आपका सन 2024 का पेपर है, इसलिए आप घबराए नहीं, देखें काफ़ी। इस बार आपका 2025 पेपर काफ़ी बढ़िया होगा। किसी बच्चे ने अगर अच्छी मेहनत करी है तो मैं कह सकता हूँ उसके 90 प्लस आराम से परसेंट बन जाएगी, 90 प्लस परसेंट उसको 100% देखने को मिल जाएगी। यदि कोई बच्चा लगभग 1 महीना भी पढ़ लिया ढंग से तो उसकी मैं 100% कह रहा हूँ, उसके 90 प्लस परसेंट आसानी से बन जाएगी। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, संवेग का प्रकार नहीं है, यानी कि 3 तो प्रकार है इसमें, आपका एक प्रकार नहीं है। ध्यान, प्रेम, क्रोध, भय। तो संवेग क्या है? इमोशन। देखो इमोशन, जब छोटा बच्चा होता है नवजात शिशु, उसमें 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, या ज़्यादातर व्यक्तियों में 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। पहला भय, प्रेम, क्रोध। तो ये तो आपको 3 ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं होता, ये आपका संवेग नहीं है। अर्थात थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसमें आपका नहीं पूछा गया है। देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन 4 क्या कहता है? कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? बताइएगा। तो कोहलर महोदय ने आपका जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? फर्स्ट ऑप्शन है वनमानुष, फिर कुत्ता, मनुष्य, बिल्ली। मैं बता दूं, कोहलर महोदय ने जो आपका प्रयोग किया था वो वनमानुष पर किया था। किस पर? वनमानुष पर प्रयोग किया था। और मैं बता दूं कि साथ ही जो वनमानुष का जो नाम था वो क्या नाम था आपका? सुल्तान नाम था। क्या? सुल्तान, सुल्तान नाम था। साथ ही बता दूं कि कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था, उसका नाम सुल्तान था। क्वेश्चन बात आती है फिर कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? पेवलॉव ने किया था। पेवलॉव या पॉवलॉव भी लिखा होता है। मनुष्य पर किसी ने नहीं किया था, लेकिन बिल्ली पर किसने किया था? आपका थार्नाक ने, थार्नाक ने। ठीक है, कमेंट करके बताना कि स्किनर महोदय ने किस पर प्रयोग किया था। स्किनर महोदय ने किस पर प्रयोग किया था, ये आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। ठीक है, अगला प्रश्न, स्मृति का अंग नहीं है। तो स्मृति का अंग नहीं है, मैं बता दूं स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, या स्मृति सीखी हुई बात का सीधा उपयोग है। यानी कि सिंपल कह सकता हूं, स्मृति यदि हम जो सीखते हैं और उसका यदि मान लो सपोज डैट यदि मैं आपको ये वीडियो करा रहा हूं, सपोज डैट आप मेरी वीडियो देखकर चले गए, ठीक है, और आपको यदि ये माइंड बना रहा कि स्मृति क्या है, कैसे क्या है, या आपने पढ़ा कुछ भी शब्द पढ़ा मेरी वीडियो से और वो आपको यदि आपके माइंड में स्थिर रह जाता है और वही क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया है, तो आप क्या है, आपको एकदम ध्यान आ जाएगा कि हाँ सर ने कि प्रयास क्लासिक 01 ने हमारी वीडियो में मैंने देखा था कि सर ने यह पढ़ाया था ऐसे। तो जैसे ही आपको वो याद आता है ना, तो आप कह दोगे हाँ कि मैंने वो वीडियो में देखा था और वो मेरा बिल्कुल एकदम सही है। यानी कि आपको एग्जैक्ट टाइम पे वो चीज़ यदि याद आ जाती है उसे हम कहते हैं स्मृति। सपोज डैट यदि आपको याद नहीं आती तो वो उसे कहते हैं विस्मरण, अर्थात विस्मृति, याद ना आना। इसलिए आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा, यहीं से आपके 15 क्वेश्चंस बनेंगे। मैं अभी पुनः कह रहा हूँ 15 क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे, यानी कि 15 नंबर यहाँ से एकदम मैं कह दूँ कन्फर्म है। ठीक है, यदि आप हमारी वीडियो लगातार शुरू से लेकर एंड तक देखते हो तो बता दूं कि सीखना, धारण, चिंतन, पहचान। तो 5th की बात करूं मैं आपका, इसका चिंतन नहीं है। स्मृति के लगभग 4 अंग होते हैं। कितने? 4। स्मृति के लगभग 4 अंग होते हैं, सीखना, धारण करना, पहचानना और पुनर्स्मरण। ठीक है, इस प्रकार से 4 अंग पाए जाते हैं। कहीं के वीडियो में यही पूछ लिया गया पेपर में, प्रीवियस पेपर में, कि स्मृति के अंग कितने होते हैं। ठीक है, अगला, कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, यह कथन किसका? ये पूछा है, बताइएगा। पहला है वेरिंग व अन्य, दूसरा गेट्स व अन्य, फिर रेवन, फिर मैकडूगल। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, वेरिंग व अन्य। तो वो डेफिनेशन 100% आपकी, लगभग 2 डेफिनेशन तो 100% पूछी जाती हैं आपकी, लेकिन आपको मैं बता दूं डेफिनेशन तो याद होनी ही चाहिए, अन्यथा आपकी गलती भी हो सकती है। ठीक है, अगला, किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण एवं अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है। यानी कि आपने जो ज्ञान यहाँ से प्राप्त किया इस वीडियो से और दूसरी जगह जब उसका प्रयोग करोगे, लिखोगे, यानी कि यहाँ का चीज़ याद करते हो और दूसरी परिस्थिति में उसका प्रयोग करते हो, तो हम इसे क्या कहते हैं? सीखने का स्थानांतरण। अर्थात इसका 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, लेकिन माइंड में बंद रहने को हम कहते हैं स्मृति, लेकिन उसका उपयोग करना एक तरह का कहलाता है एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में यदि हम उसका प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। सीखने को ही हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। सीखने को हम किस नाम से पुकारते हैं? अधिगम। ठीक है, अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सीखना। और सीखना क्या है? सीखना विकास की
प्रक्रिया है, वुडवर्थ महोदय ने कहा है। या सीखना आदतों, अभिवृत्तियों, ज्ञान का अर्जन है, ये आपका क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है। उसी के साथ मैं कह दूँ कि सीखना सक्रिय है, सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, सीखना आपका वातावरण की उपज है, या सीखना सामाजिक और वातावरण दोनों की उपज है। और भी इस किसी प्रकार से कह सकते हो, लेकिन काफ़ी बार पूछा गया है कि सीखना की एक या अधगम की एक परिभाषा बताइए, तो आप सिंपल लिख सकते हो, सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये आपकी वुडवर्थ महोदय ने लिखी है। ठीक है, अगला, बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग होता है, वाई, एम, जेड, एस, बताइएगा। 8th का, तो इसका जेड एकदम सही है। अगला, धारण का संबंध निम्न में से किसमें है? देख सकते हो आपका ये सन 2024 का पेपर है। इसी क्वेश्चन में आप देखते हो ऊपर ही मैंने कहा था कि उसमें लिखा हुआ था कि सीखने का निम्नलिखित में से अंग नहीं है। वहाँ सीखना, धारण करना, पहचान, ये थे, एक आपका उसमें ध्यान नहीं था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि धारण का संबंध निम्न में से नहीं है, तो सिंपल आप ऊपर से देख कर भी लगा सकते हो कि आपका धारण का संबंध किससे है, आपका स्मृति से है, अर्थात 4th ऑप्शन सही है। यानी कि इसी पेपर में आपके लगभग मैं सिंपल कहूँ कि एक क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है, यानी कि आपका बेनिफिट होना निश्चित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 10th क्वेश्चन, निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है। तो सेम क्वेश्चन आपका ये ऊपर पूछा गया कि गेस्टाल्ट सिद्धांत कौन सा है। यानी कि पहला है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, फिर है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, फिर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, फिर लास्ट है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। तो मैं कह दूं कि ऊपर पूछा गया था कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किया गया था, तो कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था, इसका नाम सुल्तान था। लेकिन वो पूछे उसने सिद्धांत कौन सा दिया था, कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, यानी कि जिसे हम कहते हैं गेस्टाल्टवाद सिद्धांत। यानी कि गेस्टाल्टवाद या समग्र गेस्टाल्टवाद सिद्धांत आपका किससे संबंध करता है, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया था, आपका कोहलर ने। और साथ ही बता दूं कोहलर ने जो प्रयोग किया है, कोहलर ने प्रयोग किया है किस पे, वनमानुष पर। आप लोग वनमानुष ही लगाओगे, लेकिन उसका नाम पूछ ले कि इसका नाम क्या था, तो आप कह दोगे सुल्तान था। क्या था, सुल्तान। ठीक है, ये चीज़ आप अवश्य ध्यान करें। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका गुड का, लावेल का, एवरेल का, या वुडवर्थ का। तो इसकी बात करूं तो आपका सी ऑप्शन सही है, एवरेल का। नेक्स्ट, सामान्यकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थार्नाइक, C.H. जड़, स्किनर, गेट्स व अन्य। तो इसके आपके C.H. जड़ एकदम सही है, अर्थात 12th का बी ऑप्शन एकदम, अर्थात दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड हैं? तो मैं हरमन रोसा ने एक परीक्षण किया था जिसका नाम कहते हैं रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, जिसमें कार्डों की संख्या पूछ ली गई है। तो उनमें कार्डों की संख्या लगभग कितनी थी आपकी, 10 थी, अर्थात 10। कमेंट करके बताओ कि आपका कल पेपर है तो बता सकते हो कि 30 कार्डों की संख्या किस में थी। ठीक है, हालांकि इसका सही तो आपका सी ऑप्शन है, लेकिन मैंने ये पूछा कि 30 कार्डों की संख्या आखिर किस में थी और उसमें चित्र किसके बने हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। व्यक्तिगत या व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है सामाजिक विधि, प्रासंगिक अंतर्बोध विधि, कहानी मूर्ति विधि, या जीवन इतिहास विधि। यानी व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी जो भी है उसके जो भी संपूर्ण जीवन पर कौन सी आत्मनिष्ठ प्रविधि है, वो आपकी जीवन इतिहास विधि। ठीक है, अगला, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं। सपोज डेट कि हमारा जैसा जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें भूख, प्यास, निद्रा यानी सोने, यानी उसको सोना कोई सिखाता नहीं है, उसको जन्म जाते ही सोना प्राप्त है। या मैं कहूँ किसी को भूख लगना ये क्या स्वाभाविक प्रक्रिया है, भूख तो लगनी ही लगनी है इसे। या फिर मैं साथ कहूँ कि आपका नींद, प्यास, पानी की आवश्यकता किसी को अवश्य कोई अर्जित नहीं होती, सीखी नहीं जाती, ये स्वयं ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये तो हो गई, लेकिन इसने बोला है जो प्लेयर सीखे जाते हैं, तो सीखे जाते हैं उसे हम कहते हैं अर्जित, अर्थात बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये आप लोग समझे। ठीक है, यहाँ आपके 2024 के 15 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हम 2023 की ओर, देखिएगा।
देखिएगा, इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आएगा। फिर से कह सकता हूँ, यहाँ लिखा है प्रश्न पुस्तिका प्रथम सेमेस्टर 2023, प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास, पूर्णांक 50, 2 घंटे का समय है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और आपको विशेषकर ध्यान करना है कि आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न 30 शब्दों में और लघुत्तरीय क्वेश्चन 50 शब्दों में पूर्ण करना है। यह आप अवश्य देखें। देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको ऊपर वीडियो में कराया था कि 2024 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, वही क्वेश्चन आपको 2023 में भी पूछ लिया गया है, इसलिए आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं कह सकता हूँ यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन तो छोड़ो, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आपके एकदम 25 नंबर एकदम कन्फर्म है। क्या 25 नंबर एकदम कन्फर्म है? क्योंकि मैं बता दूँ, यह आपके बहुविकल्पी के साथ साथ अति लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछे जाते हैं कि सिंपल पूछ ले कि थार्डनैक ने नियम कितने दिए, या थार्डनैक ने मुख्य नियम कितने दिए हैं, या गौड़ नियम कितने दिए। तो सिंपल है, आपको 1 नंबर का वहाँ भी लिखना होता है, वहाँ यहाँ केवल आपको टिक लगाना होता है, वो आपको आपकी नोटबुक को नोट करना है। तो यहाँ से 25 नंबर एकदम कन्फर्म है। ठीक है, देखिएगा, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, आप आसानी से ला सकते हो। ऊपर बताया था कौन सा नहीं है आपका, प्रसार, अर्थात सी ऑप्शन सही है। देखिएगा दूसरा, थार्डनैक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो थार्डनैक ने, मैं बता दूं कि आपको जो कितना किया है, 5, 4, 6, 3, तो कितने में किया है, 3 पे। आप इसे याद कैसे करोगे, ताप से। ताप और तैयारी, ता का मतलब क्या है, तैयारी, और आ मतलब आ का डंडा है, तो इसे कह सकते हो आप अभ्यास, और साथ में जो पा का मतलब है वो उसका मतलब है प्रभाव। तो ये इसमें से ये भी कई बार पूछा गया है कि थार्डनैक के मुख्य नियमों से कौन सा संबंध नहीं रखता। एक आपका अलग दे देगा, शेष आपके 3 यही रहेगा। अन्यथा की स्थिति में यह है कह सकता है कि थार्डनैक के मुख्य नियम 3 होते हैं, कि वह आप लिखिएगा, वो आपका अति लघुत्तरीय में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 3। नवजात शिशुओं में या शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 100, 205, 270 या 306, बताइएगा। तो नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है, यहाँ काफ़ी मतभेद है। यहाँ आयोग द्वारा 205 माना गया है, लेकिन मैं बता दूं कि आपका थर्ड ऑप्शन ये बिल्कुल ही गलत है, यानी कि आपका 205 नहीं होती, लगभग 270 होती हैं। नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है 270, इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और अच्छा पढ़ें। तो इसका थर्ड ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है, यानी कि सिंपल कहूँ, स्टार्टिंग में बच्चे में जो हड्डियों की संख्या होती है वो आपकी शैशवावस्था में 270 होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, इसका टाइम पीरियड बीतता है, फिर उसमें हड्डियों की संख्या लगभग मैं बता दूं कि 350 हो जाती हैं। फिर 350 के बाद मैं बता दूं, यानी कि स्टार्टिंग में 270, फिर 350, फिर 350 के बाद घट घट के, यानी कि बड़े बड़े, सपोज डेट की छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये 350 हो गई, फिर बाद में जुड़ती जाती हैं इस प्रकार से। तो ये हड्डी संख्या आपकी जब किशोरावस्था तक पहुंचते हुए 206 रह जाती है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है। क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक है, बताइएगा कौन से? टॉलमैन, स्किनर, कोहलर या हल। तो इसके हैं आपके स्किनर, अर्थात बी ऑप्शन एकदम सही है। बी ऑप्शन इसका एकदम सही है। नेक्स्ट, एक सेकंड रुकिएगा, देखिएगा 5th क्वेश्चन क्या क्या कहता है आपका। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो मैं बता दूं कि आपराधिक, यहाँ जब बच्चा कैसे कहते नहीं है, या तो सुधर जाओ या बिगड़ जाओ, तो वो आपकी अवस्था 0 से 18 या सिंपल कहूँ 12 से 18 वर्ष के आसपास होती है, उसे कहते हैं हम किशोरावस्था, अर्थात 5th का सी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 6, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। किस में होती है आपकी? चारित्रिक विकास में, बौद्धिक विकास में, या व्यवसायिक विकास में, या समायोजन विकास में। यानी संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव थिंग्स जो आपका जो कमी होती है, यानी कि यदि हमारे पास यह नहीं हो तो हमारे पास इसकी कमी हो जाएगी, तो इसका आपका संज्ञानात्मक विकास का बौद्धिक विकास एकदम करेक्ट है। उसके बाद देखिएगा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण
अवधान है, यह कथन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आप देख ले। तो अवधान है, यह कथन किसका है? पहला है क्रोनकेरो, वुडवर्थ, डम्बिल या एवरेल। तो इसका डम्बिल एकदम सही है, यानी कि सेवेंथ का डम्बिल एकदम सही है। उसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, देखिएगा। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, यानी कि कहते नहीं कि बच्चा मैच्योर हो गया है, कि समझदार हो गया है, तो उसमें जो बुद्धि का पूर्ण विकास किस अवस्था में आके होता है? तो वो शैशव अवस्था में तो होगा नहीं, बाल अवस्था कह सकते हो कि नहीं, इतना नहीं, लेकिन किशोर अवस्था काफ़ी हद तक एकदम सही है, अर्थात ईर्द का सी ऑप्शन एकदम सही है। सभी अवस्थाओं तो बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रेरणा, ध्यान, स्मृति, रुचि। सपोज डैट यदि आपको कोई व्यक्ति मोटिवेशन बहुत कर दे, आपको प्रेरणा मिल जाए, ठीक है, लेकिन अंदर से ना हो, रुचि ना हो, तो फिर आप कैसे कर लोगे? शेष आपका अंदर यही कहता है, ध्यान कितना भी कर लो, लेकिन जब तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं हो किसी कार्य करने में, तब तक आप उस कार्य को बेमन तक करते रहोगे, इसलिए आपका यह भी गलत है। तो सबसे अहम आपका रुचि का काफ़ी योगदान है, अर्थात 9th का सी ऑप्शन एकदम सही है। फिर कहता है 10th क्वेश्चन, बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपन, रुचि, आवश्यकता या उपयुक्त छवि। बताइएगा 10th का। तो उसका उपयुक्त छवि काफ़ी हद तक सही है। अगला 11th, आनुवंशिकता का वाहक होता है RNA, केंद्रक, जीन्स या सिरा। तो ये कैसे अपने समान जाति के यानी समान रंग रूप का जो संतान प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं किसके द्वारा? जीन्स के द्वारा, अर्थात सी ऑप्शन इसका एकदम सही है। 11th का सी ऑप्शन एकदम सही है, जीन्स। उसके बाद देखिए 12th, व्यक्तित्व की सबसे अच्छी विधि है व्यक्तिगत, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण या सभी। तो वो आयोग द्वारा जो मानी गई थी वो सभी मानी गई है, अर्थात इसे हम सभी ला सकते हैं, लेकिन व्यक्तित्व की सबसे अच्छी प्रविधि आप प्रक्षेपण भी कह सकते हो। नेक्स्ट, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है अभिरुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से या इनमें से कोई नहीं। 13 का, तो किससे संबंधित है आपका? ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये यूपी टेट से बहुत संबंधित है, तो इसलिए आप इसे वेरी इंपोर्टेंट कर लें, यूपी टेट में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये आपका बुद्धि से संबंधित रखता है भाटिया बैटरी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखना, तर्क, चिंतन, कल्पना। 14 का बताइएगा। तो वो आपका शिक्षा में जो सृजनात्मकता होता है उसका यानी कि नई नई थिंक्स करना, थिंक माने चिंतन, अर्थात सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं, कितनी हैं? 4। कौन कौन सी हैं? संवेदी, गामक, अर्थात इसको हम इंद्रिय गामक के नाम से भी पुकारते हैं, जिसकी एज लगभग जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, जिसकी एज 2 से 7 वर्ष तक है बच्चे की। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक, जिसकी एज 7 से 11 है। और लास्ट है अमूर्त संक्रियात्मक, अर्थात औपचारिक संक्रियात्मक, जो कि आपकी 11 से ऊपर देखने को मिलती है, ठीक है। ये आप लोग याद कर लें। ये पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, और पियाजे किससे संबंध करते हैं? आपके संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं इन्होंने विकासात्मक का सिद्धांत दिया था। किसने? पियाजे महोदय ने। पियाजे महोदय आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, और इन्होंने अपने खासतौर अपने स्वयं के बच्चों पर ही प्रयोग किया था, ठीक है। देखिएगा यहाँ आपका प्रश्न पत्र आता है 2022 का, प्रश्न पुस्तिका प्रथम सेमेस्टर सन 2022। तो काफ़ी पुराना, यानी कि 2016 का कराना या 2017 का कराना, इतना पुराना आपको नहीं करना, केवल लास्ट आपके 3 से 4 साल तक देख लीजिएगा, इतना पुराना आपको नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है। देख सकते हो ये समय 2 घंटे का है, 50 पूर्णांक 3 शब्दों में और 50 शब्दों में। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपका। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, यानी बाल अवस्था के जो अंतर्गत जो आपकी आयु यानी कि वर्ग आता है वो कौन सा है? 0 से 18 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 25 से 35 वर्ष या 35 से ऊपर वर्ष। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, 0 से, यानी कि जन्म से लेकर 18 वर्ष तक बाल विकास के अंतर्गत आज का आयु वर्ग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है,
यानी कि बुद्धि का विकास लगभग कब तक पूरा जाता है। देखो सेम क्वेश्चन आपका भी ऊपर पूछा गया है, तो उसका किशोरावस्था ही होगा, यानी कि बुद्धि का यानी मैच्योरिटी आना कब हो जाती है पूर्ण, वो आपकी किशोरावस्था में आके, अर्थात थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन अभी ऊपर पूछा था, यहाँ भी पूछ लिया, यानी कि रिपीटेबल ही होता है, घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप कन्फ्यूजन ना रहे। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या है 100, 205, 270 या 350। तो अभी बताया था कितनी होती हैं आपकी 270, अर्थात थर्ड ऑप्शन एकदम इसका सही है। थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। स्टार्टिंग में 270 बच्चों में होती हैं, उसके बाद 270 ना कि 200, फिर से लिख देता हूँ। स्टार्टिंग में बच्चों में 270 होती हैं, बढ़कर आपकी 350 हो जाती हैं, उसके बाद फिर घटकर यानी कि माइनस कह सकते हो, यहाँ प्लस हो रही है, फिर घटकर आपकी 206 ही रह जाती है। ठीक है, ये आपका हड्डियों का कुछ क्रम है, ये आप लोग देख ले साथ में। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन कहता है सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रेरणा, ध्यान, रुचि, स्मृति। देख सकते हो अभी भी ये ऊपर ही पूछा था कि सीखने का, अर्थात इसका प्रेरणा भी सही है और रुचि भी सही है। ठीक है, हालांकि आप रुचि कर ले, मोटिवेशन कर ले, कोई भी। नेक्स्ट, सीखने की सही परिभाषा है, तो रटना तो किसी कीमत में होगा ही नहीं, आदेशों का पालन करना बिल्कुल गलत है, दूसरों के साथ काम करना या अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अर्थात इसमें जो सटीक परिभाषा है वो तीसरी है। तो रटना तो होता ही नहीं है, रटना तो आप किसी कीमत पर लगाना ही नहीं। हालांकि आप लोग रट लेते होंगे कभी कभार, लेकिन ऐसा गलत है। ठीक है, तो इसका रटना गलत है, तो इसका थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया, कोहलर ने, यूकॉम ने, थार्डनैक ने, हल ने। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो इसका थार्डनैक एकदम सही है। थार्डनैक ने किस प्रयोग किया था, कमेंट करके आप मुझे अवश्य बताएं। नेक्स्ट, बालक ने नैतिक विकास का तात्पर्य है कि उसके सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, धार्मिक विकास से या चारित्रिक विकास से, बताइएगा। तो इसका चारित्रिक विकास एकदम सही है। बालक का नैतिक विकास, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या सिंपल कह सकते हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है, बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन, राजनैतिक। यानी कि प्रकार कौन सा आपका मनोवैज्ञानिक से संबंध रखता है, आपका प्रश्न नंबर 8 का बताइएगा। तो इसका बहिर्मुखी एकदम सही है। युंग मौध ने आपके 3 प्रकार के दिए थे, कौन कौन सा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और लास्ट आपका उभयमुखी। अंतर्मुखी स्वयं के बारे में ही अपना कार्यरत रहना, स्वयं से ही मतलब, और अन्य किसी व्यक्ति से इतना परिचित नहीं और ना ही कोई से सामाजिक रूप से इतना कोई मतलब होता है। लेकिन बहिर्मुखी में जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि इसका जस्ट उल्टा होता है। बहिर्मुखी में आपका समाज से ज़्यादा लगाव होता है, अपने से इतना कोई मतलब नहीं होता। लेकिन उभयमुखी में आपका दोनों ही आ जाते हैं, अंतर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है। तो अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया वीडियो में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ये सभी। तो आत्म केंद्रित यानी कि अपने ही को देखते हैं, तो वो आपका अंतर्मुखी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 10, चिंतन के साधनों में से एक है संकेत, रटना तो होगा ही नहीं, गुणों का विश्लेषण या सामान्यकरण, चिंतनों के बताइएगा। प्रश्न नंबर 10, तो इसका हो जाएगा संकेत। चिंतन यानी कि उसके लिए में संकेत होना अनिवार्य रूप से निश्चित है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 11, बालकों में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है, उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता या सभी। 11th का बताइएगा। तो हालांकि इसमें सभी एकदम ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति, यह कथन किसका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आप, स्काउट, जैक्स, रायवन, रॉस। तो इसका स्काउट एकदम सही है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक बालक की विशेषता यह है कि संवेदनशील होता है, बिल्कुल, प्रयास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त सभी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, संवेग का प्रकार नहीं है। देखो 2024 में भी पूछा गया था यह प्रश्न और यहाँ भी पूछ लिया। तो संवेग का प्रकार कौन सा नहीं है, ध्यान नहीं है, शेष, क्रोध, भय, प्रेम तीनों होते हैं, अर्थात इसका थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम, उद्दोलन, जिज्ञासा या उपलब्धि प्रेरक। तो इसका उद्दोलन एकदम सही है। फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण उद्दोलन है। यहाँ आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि आपको सन 2022 से लेकर सन 2024 तक मैंने संपूर्ण प्रश्न करा दिए हैं, जिसमें से लगभग आपको
कम से कम मैं बता दूं 25 नंबर तो 100% आएंगे। आप कहोगे सर 25 कैसे हो जाएंगे, आपके 15 तो ऑब्जेक्टिव ही हैं। देखो 15 ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यही क्वेश्चन कभी कभार अतिल उत्तरों में पूछता है, तो क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं बनेंगे, क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, इसलिए आपका पासिंग क्राइटेरिया एकदम सही है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार आप लोग कमेंट अवश्य कर दिएगा। और साथ में मैं बता दूं, यदि कोई बच्चा हमारे चैनल से नए जुड़ा हो तो आप उससे सब्सक्राइब अवश्य कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। और यदि किसी का कल पेपर है उसको आप शेयर अवश्य कर दो ताकि उसका भी भला हो जाए। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका पेपर बहुत ही बढ़िया हो। ठीक है, एक बार कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दें, एक बार कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दें, क्योंकि कल सोमवार का दिन है और आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक है, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।